हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई और बेहद ही खौफनाक यूनिक भूतिया कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी ऐसी ही और नई कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। बात है लॉकडाउन के बाद की। मुंबई की बिंद्रा ने हाल ही में 12वीं पास की थी, लेकिन इतना सख्त लॉकडाउन घर में ही गुजार कर बिंद्रा काफ़ी बोर हो गई थी। तो उसने अपने मम्मी पापा से पूछा, माँ, क्या मैं इस बार नानी के घर जा सकती हूँ? पिछली बार मैं 5 साल पहले गई थी और इस बार तो लंबा वेकेशन भी है। देखो बेटा, नानी के घर के लिए 20 घंटे का रास्ता है और तुम अकेली तो जा नहीं सकती और पापा मुझे आने नहीं देंगे। इसलिए तुम एक काम करो, उनसे ही पूछ लो। नानी के गांव जाने वाली बिंद्रा की बात को उसकी माँ ने ऐसे हवा में उड़ा दिया जैसे उसको अपनी बेटी को वहां भेजने में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। अब बिंद्रा शाम तक अपने कमरे में रही और उसके पापा के आते ही वो तुरंत उनके पास गई और उनको बताया, पापा, क्या मैं नानी के घर जाऊं? मेरा 2 महीने का वेकेशन है। लेकिन बेटा, तुम कितने दिन जाना चाहती हो? उसके पापा ने पूछा। पापा, मैं बस कुछ दिन गांव में घूमने जाना चाहती हूँ। यहाँ के लॉकडाउन से मेरा दिमाग एकदम भारी हो गया है। उसकी बात सुनकर उसके माँ पापा ने एक दूसरे के सामने देखा और अपनी बेटी की भावना समझते हुए राकेश ने कहा, शालिनी, तुम एक काम करो, बिंद्रा को लेकर मम्मी के पास जाओ और 1-2 दिन रहना हो तो रहना और वापस आ जाना। वैसे भी अगले हफ्ते मैं कंपनी की ट्रिप पर हूँ, तो तुम्हारा भी घूमना फिरना हो जाएगा। तो कुछ इस तरह शुरू हुई बिंद्रा के जीवन की सबसे रहस्यमय और डरावनी दास्तान। शालिनी ने अपने पति की बात सुनकर खुश होकर अपनी माँ के पास गांव जाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। फिर अगले हफ्ते ही शालिनी और बिंद्रा दोनों निकल पड़ी, ट्रेन की 20 घंटे की यात्रा करके अपने गांव। वहां से उन्होंने लोकल सवारी ली और गांव आ गए। रास्ते में उनको 5 किलोमीटर का रास्ता काटना था। बिंद्रा अपने गांव को 5 साल बाद देख रही थी, तो उसे काफी अजीब लगा। माँ, ये गांव के रास्ते में आने वाले खेतों में सूखी घास और ये नुकीले पेड़ पौधे क्यों उग चुके हैं? और यहाँ तो लोग खेती करते थे ना? अरे बेटा, ये तो मुझे भी नहीं पता। शायद वो लोग खेत बेचकर या छोड़कर शहर आ गए होंगे। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर बिंद्रा को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि एक तो खेत छोड़कर लोग जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो 10 में से 9 खेतों में बिंद्रा को बंजर जमीन के लक्षण दिखाई दे रहे थे। तो वो अपने मन में ही सोचने लगी, ऐसा क्या हो सकता है? सारे खेतों में कोई नहीं हो, न कोई लोग, न चरने वाले जानवर, न ही खेती करने के कोई निशान। लेकिन फिर बिंद्रा ने पानी की एक छोटी कैनाल देखी और उसमें तैर रही बड़ी बड़ी मछलियां और बगुले देखने में ये सब भूल गई। 15 मिनट में 5 किलोमीटर का रास्ता काट कर वो लोग अपने गांव पहुंच गए। तब बिंद्रा को उसकी माँ ने कहा, देखो बेटा, नानी को नाना के गुजर जाने के बाद से काफी दिक्कत होती है और वो काफी दुखी रहती है। तुम उन्हें परेशान मत करना। बिंद्रा ने कहा, अरे माँ, चिंता मत करो, मैं नानी का ऐसे ख्याल रखूंगी कि वो मुझे आने ही नहीं देंगी। रिक्शा स्टैंड से अपनी माँ के घर जाते वक्त शालिनी को भी थोड़ा अजीब लगा। गांव में एक अजीब तरह की शांति थी, जैसे कोई गंभीर घटना घट गई हो या किसी की मृत्यु हो गई हो। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटा, मैं 2 साल पहले यहाँ आई थी, लेकिन अभी इस गांव की शक्ल एकदम बदल गई है। ऐसा लगता है मानो यहाँ के लोगों ने अपने घरों को ऐसे ही छोड़कर जाना उचित समझा है। हाँ माँ, देखो ना, चौराहे पर भी कोई नहीं है। शालिनी ने देखा तो गांव का चौराहा, जो कभी 10-15 लोगों से भरा रहता था और काफी चहल पहल रहती थी, वहां आज सिर्फ 3-4 लोग ही बैठे थे, जो दोनों माँ बेटी को देखे जा रहे थे।
वो लोग आपस में घुसपुस करने लगे और ये देखकर शालिनी को डर लगने लगा। उसने अपनी 18 साल की बेटी का हाथ जोर से पकड़ा और तेज तेज चलने लगी। रास्ते में उसने देखा जहाँ सब्जी मंडी थी वहां भी 10 लोगों की जगह सिर्फ 3 लोगों ने अपनी लारी लगाई थी। ये देखकर शालिनी और डरने लगी क्योंकि साथ में कुछ नहीं, बहुत कुछ डरावना उसे दिखाई दे रहा था। जैसे पुराने बड़े पेड़ सूखने लगे थे, काफी सारे घर बंद पड़े थे और जो जो लोग शालिनी और उसकी बेटी को देख रहे थे वो सारे उनको घूरे जा रहे थे। फिर दोनों अपने घर पहुंची। वहां शालिनी की माँ ने दरवाजा खोला। अरे बेटी, अरे मेरी बेटी बिंद्रा कितनी बड़ी हो गई है। शालिनी की माँ शारदा ने अपनी बेटी और उसकी बेटी को कसकर गले लगाया और अंदर ले गई। फिर बोली, अरे बेटा कितनी बड़ी हो गई है। पिछली बार आई थी तो तुझे गोद में उठा पा रही थी, लेकिन अब हड्डियों ने जवाब दे दिया है मेरी। नानी ने अपनी नाती के लिए उसकी स्पेशल खिचड़ी बनाकर रखी थी और साथ में थी पूरन पोली। बेटा राकेश की तबीयत कैसी है, वो नहीं आया? अरे माँ, वो काम के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए बाहर गया है, इसलिए मैं आ पाई हूँ। बिंद्रा को छोड़कर कल ही चली जाऊंगी। लेकिन बेटा 2 साल बाद आई है, थोड़ा तो रुक जा। अगर तुमने फोन नहीं किया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तू आने वाली है। तो अब आई है तो थोड़े दिन और रुक जा। नहीं माँ, मैं नहीं रुक सकती। लेकिन तुम एक बात बताओ, ये गांव को क्या हो गया है? इतना शांत और सुनसान क्यों लग रहा है? हमारा गांव तो लोगों की चहल पहल और पालतू जानवरों की आवाज से गूंज उठता था। अरे बेटा अब क्या बताऊं, लगातार 3 सालों से ठीक से बारिश नहीं हुई थी तो काफी किसान कर्ज में आ गए और कईयों ने तो अपने खेतों में ही आत्महत्या कर ली। फिर डर और दुख के मारे उनके परिवार अपनी अपनी जमीन छोड़कर शहर चले गए। क्या कहा नानी, अपने ही खेत में सुसाइड कर लिया? बिंद्रा ने पूछा। हाँ बेटा, ऐसा कई लोगों ने किया है, इसीलिए तुम्हें उनके खेत खाली लगे और बंजर लगे। बहुतों के परिवार बिखर गए और कुछ किसान तो पागल हो गए कि क्या उगाए, अपने कर्जे से बाहर कैसे आए। और इस सदमे में पूरा गांव शांत पड़ गया। और सुना है जिन जिन लोगों ने अपने खेतों में जान दे दी उनकी आत्मा आज भी वहां भटकती है और शाम के वक्त लोगों से मदद मांगते या पानी मांगते हैं। इतना सुनकर बिंद्रा डरने लगी। नहीं नानी, अब बस करो, मुझे नहीं सुनना आगे। माँ मुझे डर लग रहा है। अपनी बेटी को रोता और डरा हुआ देखकर शालिनी ने अपनी माँ को कहा, अरे माँ, कल मुझे जाना है, इसको यहाँ रहना है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। फिर उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा डरो मत, ये सब बातें हैं, हमें यहाँ किसका डर, तुम्हारे नाना जी है ना हमारी रक्षा के लिए। बिंद्रा ने अपने मरे हुए नाना की फोटो पर टंगी हार देखी और रोते हुए वो अपनी माँ से चिपक गई। नानी ऐसी बातें मत करो। फिर शालिनी ने उसको शांत किया। अरे बेटा इसमें डरने की क्या बात है, ये तो तुम्हारे नाना जी हैं। नहीं माँ, मुझे डर लग रहा है। अच्छा ठीक है बाबा, हम ऐसी बातें नहीं करेंगे, ठीक है, चलो अब खाना खाने बैठते हैं। फिर तीनों डाइनिंग टेबल पर खाने बैठी। अपनी नानी के हाथों की वो बचपन की खिचड़ी की खुशबू और स्वाद से तो मानो बिंद्रा का सारा डर गायब हो गया और उसने मजे लेते हुए खाया। अरे वाह नानी, ये तो काफी अच्छी खिचड़ी है। ऐसा लगता है जैसे मैं पहले खाती तो वैसी ही है। फिर शाम को भी सबने खाना खाया और सो गए। अगले दिन शालिनी निकल रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटा रुक जाती तो यहाँ घूम लेते। अरे माँ, मैं बिंद्रा को लेने आऊंगी तब घूम लूंगी, अभी मैं जा रही हूँ, तुम दोनों खूब एंजॉय करना। बेटा नानी को बहुत परेशान मत करना और अपना भी ध्यान रखना, टाइम से सो जाना। ठीक है माँ, चिंता मत करो। इतना बोलकर बिंद्रा और नानी ने शालिनी को गुड बाय कहा और घर में आ गए। दोपहर की रसोई का समय हो गया था तो नानी ने पूछा, बेटी क्या खाओगी, तूर दाल खानी है या तुरई की सब्जी? नानी तूर दाल तो माँ रोज बनाती है, कोई मजा नहीं आता।
बस तुरई की सब्जी बना दो, वही पुराने टेस्ट में। अच्छा, अभी लो बेटा, एक काम करो, हमारे आंगन के दाएं तरफ तुम्हें तुरई की बेलें दिखेंगी, जो खानी है तोड़ कर लाओ। बिंद्रा तुरई तोड़ने जाती है और देखती है कि कुछ तुरई काफी बड़ी, लंबी और सॉफ्ट थी, तो उसने फटाक से 3-4 लंबी लंबी तुरई तोड़ ली और घर की ओर जाने लगी। लेकिन पीछे से आवाज आई, जैसे कोई चीज नीचे गिरी हो। बिंद्रा ने घूमकर देखा तो एक तुरई उसके पास आकर रुकी, जैसे जानबूझकर किसी ने उसको बिंद्रा के आगे फेंका हो। पहले तो बिंद्रा को लगा उसके हाथ से ही तो नहीं गिर गई, लेकिन ऐसा नहीं था। तुरंत ही वो समझ गई कि ये उसके पौधे से गिरा होगा। लेकिन अब उसने पौधे की ओर देखा तो वो करीब 20 फीट दूर था, और इतना दूर होने की वजह से बिंद्रा समझ गई थी कि अगर वहां से गिरकर आया तो इतनी दूर तो नहीं आ सकता। अरे, ये तुरई किसने फेंकी? वो ये सोचकर आसपास देखने लगी, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। फिर उसने अपने हाथ में तुरई को देखा और गिना, 1, 2, 3, 4। अरे, ये चारों तो मेरे ही हाथ में है। फिर ये 5वीं तुरई कहाँ से आई? इसी कंफ्यूजन में उसने नीचे देखा तो अभी तक वो तुरई थोड़ा थोड़ा हिल रही थी। अब बिंद्रा को कई अजीब सी ताकत का शक हुआ और डर लगा। वो चलने लगी, लेकिन फिर थोड़ी दूर जाकर रुकी और उसने देखा और सोचा, अरे वो भी तो अच्छी लग रही है, टूटकर गिर तो गई है, अगर उठाया नहीं तो यहीं पड़े पड़े खराब हो जाएगी। इसलिए बिंद्रा ने जाकर उसे उठा लिया और चलने लगी। लेकिन उसमें भी उसको कुछ अजीब लगा। उसके दोनों हाथों में अब तुरई थी, एक हाथ में 3 और एक हाथ में 2। लेकिन जिस हाथ में 3 थी वो नॉर्मल थी, पर उसके बाएं हाथ में रखी दोनों तुरई का तापमान का फर्क साफ दिखाई दिया। अरे, ये बड़ी वाली इतनी ठंडी क्यों है? दरअसल ये वही तुरई थी जो उसने उठाई थी, लेकिन उसे बेवजह उस ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। सच में वो तुरई इतनी ठंडी थी और उसे अंदाजा नहीं था कि ये क्या हो सकता है। उसने झट से घर में जाकर अपनी नानी के सामने सब रखा और टीवी देखने बैठ गई। थोड़ी देर में नानी ने खाना बना लिया और बिंद्रा को खाने के लिए बुलाया। अरे बेटा, चलो जल्दी, खाना तैयार है, ठंडा हो जाएगा। दोनों खाना खाने बैठी और नानी के हाथ की गांव की तुरई की सब्जी खाकर तो एकदम से वृंदा खुश हो गई। वृंदा ने कहा, अरे वाह नानी, इस टेस्ट को मैं 5 सालों से मिस कर रही हूँ। अब दोस्तों, गांव में सब जल्दी होता है, शहर की तरह 1, 2 या 3 बजे तक लंच नहीं चलता। उन्होंने 11 बजे खा लिया था और 12 बजे तक दोनों ने साथ मिलकर घर का काम भी कर लिया, जैसे बर्तन और झाड़ू पोछा। फिर नानी ने कहा, चलो बेटा, अब थोड़ी देर सो जाते हैं, शाम को हम खेत तक जाएंगे। अपनी नानी की बात मानकर आज बिंद्रा तो सो गई थी, लेकिन उसको पहले की तरह खेत जाने का बिल्कुल मन नहीं था और जरा सा भी उसको एक्साइटमेंट नहीं था। वो मन ही मन सोच रही थी जब दोनों चारपाई पर लेटी थी, हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं। मुझे नानी के घर आकर घूमना फिरना था और मज़े करना था, लेकिन अब गांव पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन मैं करूँ भी क्या, जाना तो पड़ेगा। घर में बैठे बैठे कब तक रहूंगी। करीब 12:30 बजे तक बिंद्रा को नींद आ गई थी, लेकिन उसकी नानी तो पहले ही सो चुकी थी, गांव की अपनी हैबिट की वजह से। सिर्फ अभी आधा घंटा ही हुआ था कि किचन की ओर से कोई जोर से आवाज आई, मानो कोई अंदर गया हो और कुछ ढूंढ रहा हो। इस आवाज से बिंद्रा की नींद खुल गई। पहले तो वो डर गई, क्योंकि घर में सिर्फ वो और उसकी नानी थे। उसने देखा नानी तो सो रही थी, तो किचन में कौन था? बिंद्रा डरने लगी, क्योंकि फिर से ऐसी आवाज आई जैसे कोई बर्तन में खाना ढूंढ रहा हो। एक के बाद एक बर्तन की आवाज आ रही थी। अब बिंद्रा को बहुत डर लगने लगा था कि कौन हो सकता है। वो सोचने लगी कि क्या मुझे अपनी नानी को उठाना चाहिए। अरे नहीं नहीं, कहीं वो मुझे और ना डरा दे, मुझे खुद ही देखने जाना होगा। ऐसा सोचकर बिंद्रा अपनी चारपाई से खड़ी हुई और धीरे धीरे किचन की ओर आगे बढ़ने लगी। तभी मटके से पानी की आवाज आई, जैसे किसी ने पानी लिया और पिया।
अब बिंद्रा का शक यकीन में बदल गया था कि किसी ने खाना खाया है और ऊपर से पानी पिया है। तो वो किचन के दरवाजे की ओर गई और वहां जाकर एक झाड़ू हाथ में लेकर खड़ी हो गई। अब जो भी हो, बाहर आएगा तो सीधा उसके सर पर मारूंगी। लेकिन दोस्तों, कोई बाहर आया ही नहीं और बिंद्रा खड़े खड़े और डरने लगी, क्योंकि उसको पता था कि किचन में तो कोई खिड़की तक नहीं जहां से कोई बाहर जा सके। इसी वजह से वो डर के मारे पसीने से भीग रही थी। काफी देर तक खड़े रहने के बाद भी जब कोई बाहर नहीं आया, ना ही कोई आवाज आ रही थी, फिर बिंद्रा ने अपनी नानी की ओर देखा तो वो अभी भी सो रही थी और घड़ी में 1:15 हो चुके थे। बिंद्रा ने सोचा, अभी तो नानी 1 डेढ़ घंटे बाद उठेगी, मुझे अकेले ही देखना होगा अंदर कौन है। वो हिम्मत करके किचन के दरवाजे के पास गई और धीरे से झांक कर देखा, लेकिन कोई नहीं था, न कोई बर्तन इधर उधर थे। उसने थोड़ा आगे की ओर झुककर देखा और पूरे किचन की ओर नजर घुमाई। वो काफी डरी हुई थी और उसकी सांसें भी फूल चुकी थी, लेकिन उसको चैन नहीं पड़ा, इसलिए वो किचन के अंदर गई। एकदम ठंडा किचन, मानो किसी ने बंद कमरे में फ्रिज खुला छोड़ दिया हो या एसी चालू कर दिया हो। सब चीजें अपनी अपनी जगह थी, लेकिन बर्तनों में रखे चम्मच थोड़े थोड़े हिल रहे थे। बिंद्रा की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अभी अभी जो उसने सुना और महसूस किया था, उस वजह से उसे बहुत डर लग रहा था। किचन की ठंड महसूस करके उसको लगा कि ये कोई अच्छी बात तो है नहीं, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। वो अंदर खड़ी ही थी कि पीछे से उसकी नानी की आवाज आई, आपने खाना खा लिया? मैंने आपकी 2 रोटियां और सब्जी रखी थी, आपको तो रही पसंद है ना? इतना सुनते ही दौड़ते हुए बिंद्रा बाहर की ओर आई, लेकिन वहां तो उसकी नानी सो रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी नानी से भी डरने लगी। वो मन ही मन सोचने लगी, अरे ये किसने बोला, नानी तो सो रही है। फिर उसको याद आया कि जब दोनों खाना पीना खत्म करके सब ढक कर रख रही थी, तो 2-3 रोटियां और थोड़ी सब्जी ढकी हुई थी। वो धीरे धीरे डरते हुए किचन में गई और उसने सबसे पहले देखा कि रोटी का बर्तन कहाँ रखा है। उसको उठाकर उसने देखा तो 3 के बदले सिर्फ आधी रोटी थी और उस पर थोड़ी सब्जी लगी हुई थी, जैसे किसी की थाली से झूठा खाना उसमें रख लिया हो। बिंद्रा ने झट से उसको बंद किया और सब्जी का पात्र देखा तो उसमें देखा कि आधी खाई हुई सब्जी रखी थी। उसको खुला ही छोड़कर बिंद्रा डरती हुई अपनी चारपाई पर आ गई और चद्दर ओढ़कर सो गई। लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। वो काफी डरी हुई थी और उसके मन में बस यही ख्याल आ रहे थे कि क्या हो सकता है, क्या कोई आत्मा थी, क्या नानी नाना से बात कर रही थी। वो अपनी चद्दर में कांपने लगी और ऐसे ही आधे घंटे तक डरते डरते उसको नींद आ गई। करीब 2:30 बजे नानी विमला उठी और बाहर की ओर चली गई। 3 बजे बिंद्रा की नींद खुली और उसने देखा कि उसकी नानी वहां पर नहीं थी और किचन की ओर से काफी अजीब सी ऊर्जा उसको महसूस हुई। वो चिल्लाने लगी और दौड़कर बाहर जाने लगी, नानी नानी नानी, कहाँ हो आप? लेकिन विमला बाहर ही पौधों को पानी दे रही थी और चौंक कर अपनी नाती को अपने आंचल में ले लिया। अरे बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? कोई बुरा सपना देखा है क्या? नहीं नानी, आप कहाँ थी? पता है जब आप सो गई थी तो। बिंद्रा ने इतना बोला ही था कि अचानक से उसकी नानी ने उसका मुंह बंद कर दिया और श करके उसको चुप करा दिया। लेकिन बात बोली कि अरे बेटा, किस बात का डर लग रहा है? मैं हूं ना, चिंता मत करो, चलो चाय पीकर हम खेत की ओर जाते हैं। बिंद्रा को डर तो लग रहा था, लेकिन वो तैयार हो गई। करीब 3:30 बजे दोनों खेत के लिए निकल पड़ी। नानी, आप मुझे एक बात बताओ, ये नाना जी कब गुजर गए थे? अरे बेटा, उनको तो 2 साल हो गए। तो नानी, अब खेतों का काम कौन संभालता है? बेटा, कोई नहीं संभालता, हम तो बस गोबर के उपले लेने जा रहे हैं ताकि गैस की बचत हो। नानी, नाना जी को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद था? विमला ने कहा।
बेटा उनको तुरई की सब्जी बहुत पसंद थी, इसीलिए तो मैंने तुरई लगा रखी है घर में। ये सुनकर बिंद्रा को झटका लगा, क्योंकि आज ही तुरई की सब्जी बनी थी और घर पर जो हुआ था वो देखकर बिंद्रा को अब अपने घर आने की इच्छा हो गई। वो अब और नानी के घर नहीं रहना चाहती थी। चलते चलते उन दोनों ने देखा गांव के काफी सारे खेत उजड़ चुके थे और ऐसी एक खेत में नानी जाने लगी अपनी नातिन का हाथ पकड़कर। नानी, हमारा खेत भी ऐसा हो गया है। हाँ बेटा, क्योंकि अब वहाँ खेती नहीं होती ना। नानी ने एक बड़ा सा प्लास्टिक बैग निकाला और सूखे गोबर के उपले उसमें डालने लगी। बेटा एक काम करो, तुम वो उस सामने वाले खेत के झोपड़ी के पास वाले मैदान से गोबर के उपले उठा लाओ, और ध्यान रखना सूखे ही लेना, नहीं तो हाथ गंदे हो जाएंगे। बिंद्रा जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो गई और वहां से कुछ उपले उठाने लगी और दूसरे बैग में डालने लगी। तभी झोपड़ी से कोई आवाज आई, जैसे अंदर कोई अनाज की कटाई कर रहा हो और बोरियां सिल रहा हो। बिंद्रा ने सोचा कोई कुत्ता या बिल्ली होगी जो कुछ तोड़ रहा होगा, तो वो अंदर गई और देखा तो वहां कोई नहीं था। झोपड़ी एकदम खाली और सूनी थी, लेकिन वहां भी उसको वैसी ही ठंडक महसूस हुई जो उसने घर पर महसूस की थी। अरे नहीं, आज दोपहर किचन में भी ऐसा ही था। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो पीछे मुड़ ही रही थी कि अचानक से झोपड़ी का दरवाजा बंद हो गया और वो अंधेरे में अकेली रह गई। तुरंत ही डर की वजह से बिंद्रा चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी नानी बहुत दूर थी, वो उसकी आवाज सुन नहीं सकती थी। बिंद्रा डर की वजह से चिल्ला रही थी, नानी बचाओ, बचाओ नानी, खोलो दरवाजा, कोई खोलो। उसने जोर जोर से दरवाजा पटकना शुरू किया, लेकिन नानी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उधर विमला ने देखा कि उसकी नातिन कहीं दिख नहीं रही, तो उसने सोचा, अरे कहाँ चली गई है? लगता है घास में कहीं बैठ गई होगी थककर। उधर बिंद्रा दरवाजा ठोके जा रही थी, लेकिन अचानक उसके हाथ कांपने लगे। लगा जैसे पीछे कोई खड़ा हो और धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा हो। झोपड़ी का तापमान लगातार गिरता जा रहा था और अब तो बिंद्रा को ठंड लगने लगी थी। कौन है? बचाओ, बचाओ। उसे महसूस हो गया था कि पीछे कोई तो है। तभी वो पीछे मुड़ी, लेकिन कोई दिखा नहीं, बस एक हल्की सी रोशनी का गोला था, हल्के पीले और सफेद कम ब्लू कलर का, जिसके पीछे उसको एक हल्की सी परछाई दिखाई दी। अंधेरा बहुत था तो परछाई ठीक से दिखाई नहीं दी, लेकिन वो परछाई उधर से उधर, इधर से उधर भाग रही थी और चिल्लाने की आवाज भी अब बिंद्रा को सुनाई देने लगी थी। हमें जो बताया गया उसके मुताबिक वो आवाज कुछ इस तरह बताना चाहती थी, एक भारी आवाज में, बचाओ बेटी, हमें बचाओ, हम भूखे मर रहे हैं, हमें कोई खाना ही दे दो, बचाओ, हमारे खेत सूख गए हैं, कोई मदद तो नहीं करता, न यहाँ पानी मिलता है जिससे हम खेती कर सके, लेकिन हमारी गरीबी का फायदा हर कोई उठा रहा है। अब तो तुम लोग भी गोबर के उपले उठाने आ जाते हो, लेकिन कभी भी हमारे बारे में सोचा नहीं है। इतना सुनकर बिंद्रा को लगा अब जान मुश्किल में है। उसने जोर से झोपड़ी के दरवाजे को धक्का मारा और वो टूट गया और साथ ही बिंद्रा भी गिर गई। वो फटाक से उठी और बैग वहीं छोड़कर डरते हुए, रोते हुए, दौड़ते हुए अपनी नानी की ओर आने लगी। नानी ने देखा बिंद्रा रोती हुई आ रही है तो उसको पूछा, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? अरे नानी, वहां पर कोई था, शायद कोई भटकती आत्मा। वो नहीं चाहती हम उनके खेत से कुछ भी ले, वो मुझे मार ही देता, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से बचकर आई हूँ। अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मैं रोजाना वहीं से तो लाती हूँ। नहीं नानी, वहाँ है कोई। कोई बात नहीं बेटा, मैं लेकर आती हूँ। इतना बोलकर विमला जाने लगी, लेकिन बिंद्रा अकेले रहने से भी डर रही थी। अरे नानी जल्दी करो। विमला ने भी उसकी बात सुनकर झट से बैग उठाया और वापस आ गई। देखा कुछ नहीं है, विमला ने कहा और वापस लौटते समय बिंद्रा को पूछा,
बेटा कैसा लगा गाँव? बिल्कुल गंदा नानी, मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं लॉकडाउन से तंग आकर खुली सांस लेने यहाँ आई थी, लेकिन यहाँ तो मेरी सांस ही रुक जा रही है। चलते चलते दोनों घर आ गए और शाम हो गई थी। फिर शाम को दोनों ने 7 बजे खाना खा लिया और 8 बजे तक चारपाई लगाने का वक्त हो गया था। लेकिन आज दोनों घटनाओं के बाद बिंद्रा डर रही थी कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। कहीं रात को उसके साथ कुछ हो गया तो। दोनों सो गए और नानी ने लाइट भी बंद कर दी, लेकिन चादर ओढ़कर अंदर बिंद्रा घबरा रही थी, कांप रही थी। करीब 9 बजे बिंद्रा बोली, नानी क्या आप सो गई? लेकिन विमला ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो सुबह 4 बजे उठ जाती है। बिंद्रा समझ गई थी कि नानी सो गई है, लेकिन उसको किचन की बात याद आ रही थी, तो नींद ही नहीं आई। 2 घंटे तक करवटें बदली। रोती हुई बिंद्रा ने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 12 बजे उसको नींद आई और 1 घंटे में ही अचानक नींद में उठकर अपनी चारपाई पर बैठ गई। इधर उधर देखा, अपनी नानी को देख और खड़ी हुई। अब जो दास्ता आपको मैं सुना रही हूँ, वो बिंद्रा की माँ ने बताई है। जब उसने एक तांत्रिक बाबा का संपर्क किया अपनी बेटी और माँ को ढूंढने के लिए। बिंद्रा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में कोई आत्मा प्रवेश कर चुकी हो। वो उठी, किचन में गई, पानी पिया और घर के बाहर निकल गई। धीरे धीरे अंधेरे में सुनसान सड़क पर वो चलने लगी। गांव में हर कोई सो रहा था, लेकिन 1-2 घरों की लाइट ऑन थी और वहां कोई बीमार था तो लोग जाग रहे थे। खिड़की से उनको दिखा शालिनी की बेटी अंधेरे में धीरे धीरे करके चलती जा रही है और चौराहे से उसने लेफ्ट ले लिया था। उस घर में 40 साल का आदमी था। उसने देखा, अरे देखो ये लड़की आधी रात को कहाँ जा रही है। सब लोग देखने लगे और डरने लगे। उसकी बीवी तो पागल हो गई। नहीं, दरवाजा कोई नहीं खोलेगा, उसको किसी ने अपने झपेटे में ले लिया है, अब वो नहीं बचेगी। लेफ्ट का रास्ता गांव के शमशान की ओर जाता है, लेकिन उसके पहले 2 पानी की कैनाल भी आती है। बिंद्रा वहां पहुंचकर रुक गई। वहां वो गिर जाती है और चोट की वजह से उसकी आंखें खुलती हैं। मुझे लग गई। क्या मैं चारपाई से गिर गई नानी? लेकिन उसकी नींद उड़ गई जब उसने अपना लोकेशन देखा। अरे ये मैं कहाँ हूँ और मेरे गांव का रास्ता कौन सा है? अब कहाँ हो नानी? खुद को अकेला इतनी घनी रात में एक अनजान जगह पाकर वो रोने लगी। मैं यहाँ कैसे आ गई नानी? मुझे घर जाना है। तभी उसको दिखाई दिया कि सामने वाले खेतों में आग लग रही थी। धीरे धीरे कोई तेज रोशनियां जो छोटी छोटी गोलाकार थी, वो एक लाइन में आगे बढ़ रही थी। वो क्या है? तभी बहुत सारी आत्माओं ने बिंद्रा को घेर लिया और अलग अलग आवाजों में बोलने लगी। अरे तुम यहाँ क्यों आई हो? हमारे लिए मदद नहीं ला सकती? किसकी बेटी हो? उनमें से एक आत्मा बिंद्रा के नाना की थी। अरे ये मेरी नातिन है, इसको छोड़ दो। बिंद्रा बहुत तेज तेज रोने लगी। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे, क्योंकि आज तक उसने ऐसा नजारा नहीं देखा था। मैं यहाँ अपने नाना के घर आई हूँ। आप लोग कौन हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तभी एक चुड़ैल की परछाई बिंद्रा के सामने आती है। लड़की, तुम इस गांव में ही क्यों आई? क्या तुम्हें पता है तुम्हारी नानी कौन है और वो तुम्हारे साथ क्या करने वाली है? मेरी नानी तुमसे बहुत अच्छी है, समझी? वो मुझसे बहुत प्यार करती है। ये सुनकर उस सफेद परछाई वाली औरत की आत्मा को गुस्सा आ गया और उसने बिंद्रा को जमीन से उठा लिया और बोला, तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो मैं। इतना कहकर उसने बिंद्रा को नाली में फेंक दिया। ये सब दूर से उस आदमी ने देखा, लेकिन उसको कोई आत्मा नहीं दिखाई दी। उसने सिर्फ एक लड़की को उड़कर नीचे गिरते हुए देखा। वो डर कर उस ओर भागा, लेकिन नाली के अंदर बिंद्रा कहाँ थी उसको पता नहीं था और उसको हल्की हल्की रोशनियां दिखाई दे रही थी, मानो आत्माएं उसकी ओर आ रही हो। वो तुरंत ही अपने घर की ओर भागा, क्योंकि उसकी माँ भी बहुत बीमार थी। फिर उसने शालिनी को आधी रात को ही फोन करके बताया और घर जाकर उसकी नानी को देखा तो घर पर ताला लगा था। आखिर विमला कहाँ गई और बिंद्रा के साथ क्या हुआ? ये जानने के लिए आप
इस कहानी के अगले भाग का इंतज़ार ज़रूर करें। आपको ये कहानी यहाँ तक कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियाँ हो या कुछ ऐसी घटनाएं हो जो आपके साथ घटी हो, तो आप हमें भेज सकते हैं इंस्टाग्राम या ईमेल पर। हम आपकी कहानियों को अपने चैनल पे ज़रूर दिखाएंगे। और अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से फिर से इसी कहानी के अगले और आखिरी भाग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।